नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट क्या होता है ना, कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है वो जानना चाहता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। यह जानने के लिए वो फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट बनाता है। तो पिछले क्लास में आप लोग बतलाए थे, फाइनल स्टेटमेंट के तहत ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो पिछले लेक्चर में आप लोग को हम बतलाए थे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अभी बताने जा रहे हैं हम आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर कैसे बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बारी आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसका फॉर्मेट बतलाने जा रहे हैं। ध्यान से समझना है। फॉर्मेट सबसे पहले हम फॉर्मेट बतला रहे हैं आपको। पहले इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बताया है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बताने जा रहे हैं। इसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया जाएगा आप लोग को। उसके बाद हम लोग बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31st, मान लीजिए मार्च को बना रहे हैं, 31st मार्च 2022 को बना रहे हैं या 23 को बना रहे हैं। यहां लिखा जाता है पार्टिकुलर्स। यहां पे लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, फिर यहां लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, फिर यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, CR और DR। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बाई। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखे, यहाँ पे BD लिखेंगे। बाउट डाउन मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट को लाया गया है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आता देन उसको हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। ग्रॉस लॉस BD, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा। अब क्या होता है ना, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री एंड परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस को लिखा जाता था। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है ना, ऑफिस एंड सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस को और सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखा जाता है। और क्रेडिट में क्या किया जाता है, इनकम को लिखा जाता है। सबसे पहले ऑफिशियल एक्सपेंसेस लिखा जाता है, जैसे ऑफिस में काम करने वाले इंप्लॉय लोग को हम लोग को सैलरीज देना है, ऑफिस का रेंट एंड रेट्स देना है, ऑफिस में हम लोग यूज करते हैं टेलीफोन, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस। लेटर वगैरह हम लोग लिखते हैं ऑफिस में, तो उसमें पोस्टल एंड स्टाम्प पे जो खर्च होता है वो लिखा जाता है, पोस्टल एंड स्टाम्प। स्टेशनरी मतलब होता है लेखन सामग्री, लिखने का सामान, कागज, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सब जो होता है इसको बोलते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी कहाँ यूज होता है, ऑफिस में। स्टेशनरी एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस, छोटा मोटा एक्सपेंसेस को हम लोग जनरल एक्सपेंसेस कहते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस,
इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, स्थापना व्यय, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, सब ऑफिशियल एक्सपेंसेस है। कोई चीज खराब हो जाता है तो उसका रिपेयर्स कराते हैं। चैरिटी ऑब्लिक डोनेशन, ऑफिशियल एक्सपेंसेस है। ऑडिट फी, ये ऑडिट फी क्या होता है? ऑडिट फी क्या होता है ना, हमने जो अकाउंटिंग किया है, बिजनेस में जो अकाउंटिंग रखा गया है, अकाउंटिंग किया गया है, लेखा किया गया है, वह लेखा सही है या गलत है, इसका जांच करवाया जाता है, इसका वेरिफिकेशन करवाया जाता है। तो वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड ऑडिट। लेखा का जांच करवाना अंकेक्षण कहलाता है। तो ऑडिट करने के लिए आपके बिजनेस में कोई आपका अकाउंटिंग को चेक करने के लिए बाहर से व्यक्ति आएगा और आपका अकाउंटिंग को चेक करेगा, तो वो अपना कुछ फी लेगा कि नहीं? तो वो जो अपना फी लेता है उसको बोलते हैं ऑडिट फी। ये ऑफिशियल एक्सपेंसेस है। तो ऑडिट फी। टू ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है ना, ऑफिस से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट में लिखेंगे। मान लीजिए ऑफिस लाइटिंग है, ऑफिस रेंट है, ऑफिस रिपेयर, मतलब ऑफिस लिख के कोई भी एक्सपेंसेस लिखा हो उसको आपको डेबिट साइड में लिखना है। ऑफिस से ऑल ऑफिशियल एक्सपेंसेस। देन यहां CF लिख के हम आगे बढ़ेंगे। यहां पे BF लिख देते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? सेलिंग एक्सपेंसेस जैसे मान लिया जाए एडवर्टाइजमेंट, हम विज्ञापन करेंगे तब ना कोई सामान मेरा बिकेगा। एडवर्टाइजमेंट हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मान लिया जाए कि हम शुरू अपने बिजनेस में अगरबत्ती बनाए, अगरबत्ती को हम घूम घूम बेचते हैं। कभी रामगढ़ जाते हैं, कभी रांची जाते हैं, कभी पटना जाते हैं, तो आने जाने का जो खर्च हुआ उसको यात्रा व्यय कहते हैं, उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। ये सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद कैरिज ऑन सेल्स, और इसी को बोलते हैं कैरिज आउटवार्ड। कभी कभी कोई सामान हम बेचते हैं ना कस्टमर को, तो उसके घर तक अपना भाड़ा देके अपना उसके घर तक हम सामान को पहुंचा देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा एक फ्रिज का दुकान है और हम फ्रिज बेचें और कस्टमर के यहाँ, कस्टमर का घर 5 किलोमीटर दूर है, तो 5 किलोमीटर दूर का हम रिक्शा भाड़ा हम अपने खुद दे दिए और उसका फ्रिज उसके घर तक पहुंचा दिए। तो ये जो खर्चा हुआ कैरिज आउटवार्ड हुआ या कैरिज ऑन सेल्स हुआ। ढुलाई भाड़ा, विक्रय ढुलाई भाड़ा या बाह्य ढुलाई भाड़ा इसको कहते हैं। इसके बाद जो मेरा सामान बचवाता है ना, उसको हम लोग कमीशन देते हैं। कमीशन, ठीक है, ब्रोकरेज, ये सब बेचने से संबंधित खर्चा है। सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, यहां वहां भेजने का, जो सामान भेजने का जो खर्चा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये बेचने से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस हुआ। अब कुछ हानियां, कुछ लॉसेस लिखते हैं।
लॉसेस में यहीं पे लिखा जाता है, ऑल ऑफिशियल एंड सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाता है। और लॉसेस को भी, जैसे बैड डेब्ट्स, मेरा पैसा डूब गया, डेप्रिसिएशन, एसेट पे घिसावट होता है, डेप्रिसिएशन। डिस्काउंट अलाउड, कभी कभी कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट अलाउड का दूसरा नाम है डिस्काउंट ऑन सेल, डिस्काउंट ऑन सेल्स। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, कभी कभी क्या होता है ना, कस्टमर को हम फ्री सैंपल में माल देते हैं, फ्री सैंपल कि भैया आप मेरा सामान को यूज करके देख लीजिए, खा के देख लीजिए, अच्छा लगेगा तो खरीदिएगा। तो ये सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस को इसको माना जाता है, फ्री सैंपल। लॉस बाय फायर, एटीसी, ये सारी चीज को यहां पे लिखा जाता है। क्रेडिट साइड में, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन, एटीसी। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफिशियल रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लिए तो उसका इंटरेस्ट हमको भरपाई करना पड़ रहा है। अब इनकम आते, इनकम साइड, जैसे रेंट रिसीव्ड, अगर हमको रेंट प्राप्त हो रहा है तो रेंट रिसीव्ड, कमीशन प्राप्त हो रहा है तो कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट। कभी कभी क्या होता है ना, डिस्काउंट रिसीव होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड का दूसरा नाम होता है डिस्काउंट ऑन परचेज, डिस्काउंट ऑन परचेज। अगर लिखा हुआ डिस्काउंट ऑन परचेज, हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम, विविध इनकम, ठीक है। सन्ड्री रिसीप्ट्स, सन्ड्री रिसीप्ट, छोटा मोटा जो पैसा रिसीव होता है, ईटीसी, ईटी। अब मान लिया जाए ये क्रेडिट साइड का आइटम है और ये डेबिट साइड है। यहां क्रेडिट में जोड़ने से मान लिया जाए 1 लाख रुपीज आया, तो डेबिट में भी 1 लाख रुपीज आना चाहिए, लेकिन डेबिट में मेरा 80,000 है। तो ये जो 20,000 जो मेरा घट रहा है, ये मेरा नेट प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट। इसको ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेबिट का सम ज्यादा हो, डेबिट में 1 लाख रुपीज आया, क्रेडिट में 80,000, तो क्रेडिट में 20,000 अगर घट रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग नेट लॉस। क्या बोलते हैं? नेट लॉस। इसको ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो केवल इतना याद रखना, एकदम इतना इतना सारे, ये सारा चीज याद करने की जरूरत नहीं, केवल माइंड में ये याद रखिए कि ऑल ऑफिशियल एंड सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल इनकम क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। और लॉसेस मतलब जितने भी हानियां हैं उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, यहां से सब हानि लिखे हैं, बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, लॉस बाय फायर, फ्री, ये सारे फ्री सैंपल तो एक्चुअली ऑफिशियल सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। तो ये फॉर्मेट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये फॉर्मेट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट हुआ। अब हम आप लोग बतलाने जा रहे हैं बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है।
बैलेंस शीट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा, देखिए बैलेंस शीट जिसको हिंदी में हम लोग आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। आखिर ये बैलेंस शीट है क्या? देखिए बैलेंस शीट के विषय में बोला जाता है, बैलेंस शीट इज अ मिरर ऑफ बिजनेस। आर्थिक चिट्ठा व्यवसाय का दर्पण है। दर्पण यानी कि आईना है, मिरर है। देखिए हम लोग आईना के सामने खड़ा होकर देख लेते हैं हम लोग का शकल सूरत कैसा है, कैसे लग रहे हैं हम। उसी तरह बैलेंस शीट क्या करता है ना, बैलेंस शीट बिजनेस का आईना होता है। अगर हम किसी का बिजनेस के विषय में जानना चाहते हैं तो अगर उसका बैलेंस शीट को अगर हम देख लिए तो उससे मालूम चल जाता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस की स्थिति कैसी है। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिति विवरण भी बोलते हैं। वो बिजनेस की स्थिति को पूरा शो करता है बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट वह दर्पण है जो व्यवसाय का चित्र प्रस्तुत करती है। बैलेंस शीट इज अ मिरर ऑफ बिजनेस, मतलब बैलेंस शीट व्यवसाय का दर्पण है। तो बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाता है उस पर चर्चा करते हैं, इसका फॉर्मेट देते हैं। ध्यान से समझना बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाएगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, मान लीजिए 31 मार्च 2023 को बना रहे हैं, 2023। यहां लिखा जाता है पार्टिकुलर्स। क्या लिखेंगे हम लोग? पार्टिकुलर्स लिखेंगे। यहां लिखेंगे अमाउंट रुपीज, सॉरी बैलेंस शीट में यहां पे लिखेंगे लायबिलिटीज। यहां लिखा जाता है एसेट्स, यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज। सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल ही लिख देना अच्छा रहता है। जो कैपिटल है उसको लिखते हैं यहां पे। अगर हमने एडिशनल कैपिटल फिर से लगाया है तो एडिशनल कैपिटल को जोड़ा जाता है। इसके बाद इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ा जाता है। नेट प्रॉफिट अगर है तो जोड़ेंगे, नेट लॉस है तो इसको घटाया जाता है। दोनों में से कोई भी चीज हो सकता है, या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। अगर नेट प्रॉफिट है तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, अगर नेट लॉस है तो इसको हम लोग घटा देंगे। नेट प्रॉफिट है तो उसको ऐड करेंगे। चलिए नेट प्रॉफिट को अलग से लिखते हैं। नेट प्रॉफिट है तो उसको ऐड करेंगे, और नेट लॉस है तो उसको हम लोग घटाएंगे। नेट लॉस है तो इसको घटाया जाता है, जिसको घटाया जा रहा है उसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, यहां और लिख दे रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो नेट प्रॉफिट आएगा या तो नेट लॉस आएगा, दोनों चीज नहीं आ सकता है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आता है तो उसको कैपिटल में जोड़ा जाता है, और नेट लॉस आता है तो उसको कैपिटल से घटाया जाता है। तो जो भी है हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको लिखते हैं। इसमें से रूल है ड्राइंग्स को घटाते हैं। ड्राइंग्स अगर प्राइवेट एक्सपेंसेस किया गया है तो वो ड्राइंग्स होता है। देखिए ड्राइंग्स में क्या क्या चीज होता है, जरा इसके विषय में चर्चा करते हैं। ड्राइंग्स में आता है पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस में क्या चीज होता है? इनकम टैक्स अगर पेड कर रहे हैं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस है। अपना लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, अपने घर घरेलू खर्च कुछ कर रहे हैं तो ये मेरा सब पर्सनल एक्सपेंसेस है।
तो इसके लिए इसको बोला जाता है ड्राइंग्स बोला जाता है, और ड्राइंग्स को कैपिटल से घटाया जाता है, जो घटा के आएगा उसको लिख देना है हमको। इसके बाद जितना भी लायबिलिटीज होता है वो सब लिखेंगे, जैसे बैंक लोन, बैंक लोन का नाम बदल गया है, अब हो गया है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स आपको मिलेगा, ठीक है। जो भी है इधर जितने भी लायबिलिटीज, क्या मतलब क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब हेडक होता है, टेंशन होता है, टेंशन, अरे उसको पैसा देना, इसको पैसा देना, उसको, जैसे बैंक से लोन लिए हैं तो कभी ना कभी बैंक को तो वापस करना है, तो माथा पे एक टेंशन बना हुआ है कि नहीं। जैसे क्रेडिटर्स, लेनदार, क्रेडिटर्स, मान लिया जाए कि बनिया के यहाँ से दाल चावल घी शक्कर हम सब उधार खा लिए हैं, तो वो जो बनिया है वो मेरे लिए क्या है, लेनदार है। वो दुकानदार मेरा क्या है, लेनदार, हमसे पैसा लेगा, तो क्रेडिटर्स होता है। समझ में आया कि नहीं। बिल पेबल, बिल का पैसा पेमेंट करना है, ये भी मेरे लिए माथा पे हेडेक है। बिल पेबल को शॉर्ट में बीपी लिखा जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, खर्च हो चुका है लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कहलाता है। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है कि बैंक में मेरा 10,000 रुपया जमा है और बैंक से हम 15,000 रुपये निकाल लिए, हम 5,000 बैंक से बेसी निकाल लिए, ये ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक कभी कभी क्या करती है ना, जो बैंक में बिजनेसमैन लोग जो करेंट अकाउंट रखते हैं, तो बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी देती है बैंक कि आपने जो पैसा जमा किया है उससे आप एक्सीड अमाउंट निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरा बैंक में 1,00,000 रुपया जमा है और बैंक से हम 1.5 लाख रुपया निकाल लेते हैं, 1,50,000 निकाल लेते हैं, देन 50,000 हमने एक्सेस निकाला है, तो इसको बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी हमारे माथा पे टेंशन है कि उसको बैंक वाले को पैसा देना है। ईटीसी, जितनी भी लायबिलिटीज है उसको यहाँ पे लिखना है हमको। अब यहाँ पे एसेट लिखते हैं, जैसे कैश इन हैंड, हमारे हाथ में कितना पैसा है, कैश इन हैंड को कैश भी लिखा जाता है। कैश एट बैंक, इसको बैंक भी लिखा जाता है, बैंक में मेरा कितना पैसा है, ये भी एसेट्स है। बिल रिसीबल, कितना बिल का पैसा हमको मिलने वाला है, इसको शॉर्ट में बीआर भी बोलते हैं। प्लांट एंड डेटर्स मतलब होता है देनदार, जिसको हमने उधार माल बेचा है। डेटर्स को हम लोग नया नाम हो गया ट्रेड रिसीबल हो सकता है, मिले आपको ट्रेड रिसीबल। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर, मोटर गाड़ी, जो जितना भी एसेट है सारे एसेट को हमको लिखते चले जाना है। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है विनियोग। गुडविल, गुड नेम वैल्यू इज कॉल्ड गुडविल। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ईटीसी। उसके बाद यहां लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, जो सामान मेरा कुछ नहीं बिका हुआ रहता है वो भी तो मेरा एसेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक, ईटीसी। अब हम दोनों तरफ जोड़ते हैं, अगर दोनों तरफ का जोड़, अगर मान लीजिए 1 लाख लायबिलिटीज में भी है, 1 लाख एसेट साइड में है, अगर दोनों तरफ का जोड़ मेरा का सम बराबर है, देन बैलेंस शीट मेरा सही बना हुआ है।
ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हुआ। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट में इधर लिखते हैं लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। इधर सारे एसेट्स लिखते हैं, इधर केवल मेन जो हमारे क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम एसेट्स आते हैं और लायबिलिटीज आते हैं उसको लिखा गया है। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जितना जरूरी है ये है। समझ लीजिए कि दूध में से केवल आप लोगों को छाल ही निकाल के दिया गया है। मतलब जो मोस्ट एसेट्स होते हैं जो क्वेश्चन में आपको मिलेंगे वही सारी चीज लायबिलिटीज और एसेट साइड दिखाया गया है। तो ये फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखें और बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखें। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एसके सिंक बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2-4 दिन में इस चैप्टर को समाप्त करके नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे हम लोग। अगर मेरे पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से शेयर करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद,